कल्पना कीजिए कि आधुनिक जीवन की जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं ना, जैसे कि लगातार काम करने से होने वाली थकावट, कुछ बहुत ही टॉक्सिक रिश्ते या फिर भविष्य की अनिश्चितता। जो कि आज हर दूसरे इंसान की कहानी है। बिल्कुल। अब सोचिए कि इन सब का समाधान किसी सिलिकॉन वैली के सीईओ की नई किताब में नहीं, बल्कि लगभग 2000 साल पहले एक बहुत ही चतुर और यथार्थवादी राजनीतिक रणनीतिकार के दिमाग से निकला हो। चाणक्य की बात कर रही हैं आप? हाँ, बिल्कुल। आज के हमारे इस गहन अध्ययन में हम किसी धूल भरी ऐतिहासिक किताब के पन्ने नहीं पलट रहे हैं, बल्कि चाणक्य नीति के अध्याय 4 के रूप में एक ऐसे सर्वाइवल मैनुअल को डिकोड कर रहे हैं जो आज के दौर के लिए भी एकदम सटीक है। ये एक बहुत ही सटीक नजरिया है। आज हमारे इस गहन अध्ययन का मुख्य विषय यही चौथा अध्याय है। हमारे सामने जो स्रोत सामग्री मौजूद है उसमें प्राचीन संस्कृत के श्लोक हैं, उनके आधुनिक अनुवाद हैं और कई विश्लेषणात्मक टिप्पणियां भी शामिल हैं। राइट। लेकिन इन सबको खंगालने का हमारा उद्देश्य केवल इतिहास को दोहराना नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। आज का हमारा जो मिशन है वो इन प्राचीन सूत्रों की गहराई में उतरकर वहां से दैनिक जीवन के लिए कुछ ऐसे नियम निकालना है जो अत्यधिक व्यवहारिक हो, एक्शनेबल हो। मतलब ये उन लोगों के लिए एक कस्टमाइज्ड ब्लूप्रिंट है जो बस जानकारी के समुद्र में गोते नहीं लगाना चाहते, बल्कि तैरने की असली तकनीक सीखना चाहते हैं। एकदम सही बात है, और इसीलिए ये चर्चा बहुत दिलचस्प होने वाली है। तो चलिए इस जीवन दर्शन को समझने के लिए वहां से शुरुआत करते हैं जहां से हमारे नियंत्रण की सीमाएं तय होती हैं। श्रुत के पहले ही श्लोक में एक बात कही गई है। वो 5 चीजों वाला श्लोक। हाँ, कि 5 चीजें इंसान की आयु, उसका कर्म, धन, विद्या और मृत्यु, ये सब माता के गर्भ में ही तय हो जाती हैं। अब जब कोई आधुनिक सोच वाला व्यक्ति से पढ़ता है ना, तो मन में एक स्वाभाविक सा विरोध या एक सवाल उठता है कि अगर सब कुछ पहले से ही तय है तो फिर इंसान को कुछ करने की जरूरत ही क्या है? एग्जैक्टली। क्या ये भाग्यवाद नहीं है, मतलब फेटलिज्म? ये तो ताश के खेल, पोकर जैसा लगता है। खिलाड़ी को कौन से पत्ते मिलेंगे ये उसके हाथ में तो नहीं है। लेकिन सारा ध्यान तो खेल जीतने पर होना चाहिए। हाँ, तो फिर सब कुछ गर्भ में ही कैसे तय हो गया? देखिए, इस ताश के पत्तों वाली तुलना को अगर हम थोड़ा और गहराई से देखें ना, तो चाणक्य की पूरी मानसिकता समझ में आ जाती है। स्रोत सामग्री बहुत स्पष्ट रूप से बताती है कि चाणक्य ने कर्म या पुरुषार्थ को कभी नहीं नकारा। अच्छा। बिल्कुल। वे भाग्यवाद को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, बल्कि वे मानव मनोविज्ञान की एक बहुत बड़ी गुत्थी सुलझा रहे हैं। जब कोई व्यक्ति ये मान लेता है कि उसे मिले हुए पत्ते, मतलब उसकी शुरुआती परिस्थितियां, हाँ, उसकी शुरुआती परिस्थितियां या उसकी नियति उसके नियंत्रण से बाहर है, तो असल में वो अपनी बहुत सी मानसिक ऊर्जा को बचा रहा होता है। ओह, मैं समझ रही हूँ। मतलब वो उन चीजों से लड़ना छोड़ देता है जिन्हें बदला ही नहीं जा सकता। ठीक, यही बात है। मनोविज्ञान में इसे रैडिकल एक्सेप्टेंस या पूर्ण स्वीकृति कहा जाता है। जब इंसान उन परिस्थितियों पर चिंता करना छोड़ देता है जो उसके बस में नहीं है, तब उसका सारा ध्यान, उसकी सारी कॉग्निटिव एनर्जी उस दिशा में लगती है जो उसके नियंत्रण में है, यानी उसका कर्म। मतलब पत्ते कैसे भी हो, खेल जीतना इस बात पर निर्भर करता है कि खिलाड़ी अपनी चाल कैसे चलता है। बिल्कुल। ये श्लोक इंसान को एक बहुत ही यथार्थवादी जमीन पर लाकर खड़ा करता है। यहाँ व्यर्थ की शिकायतों के लिए ना कोई जगह नहीं है। सच में ये चिंता और तनाव से मुक्त होने का एक बहुत ही व्यवहारिक तरीका है। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। अगर कर्म ही इंसान के हाथ में है, तो सफलता के लिए खुद को तैयार करने का सबसे अच्छा टूल क्या होना चाहिए? टूल? स्रोत के अनुसार वो टूल है ज्ञान। राइट। स्रोत सामग्री के श्लोक 5 और 4 इस ओर एक बहुत ही दिलचस्प इशारा करते हैं। श्लोक 5 में ज्ञान को एक गुप्त खजाने और कामधेनु के समान बताया गया है। कामधेनु यानी इच्छा पूरी करने वाली गाय। हाँ, और कहा गया है कि यह विपरीत परिस्थितियों में किसी अनजान यात्रा के दौरान एक माँ की तरह पोषण करता है। बहुत ही गहरी बात है ना? और इसके साथ ही श्लोक 4 कहता है कि आत्म कल्याण और सुधार का काम तब करना चाहिए जब शरीर स्वस्थ हो और मृत्यु दूर हो। सही समय की बात हो रही है यहाँ पर। हाँ, मतलब ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई कहे कि धूप रहते हुए ही अपने घर की छत सुधार लेनी चाहिए, जब तूफान सिर पर हो तब छत ठीक नहीं की जा सकती। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। ये छत वाली बात ना
आधुनिक मानव व्यवहार की सबसे बड़ी खामी को उजागर करती है। वो कैसे? देखिए, आज के समय में अक्सर ये देखने को मिलता है कि इंसान किसी नई स्किल को सीखने या आत्म सुधार की ओर तब भागता है जब कोई बड़ा संकट सामने खड़ा हो। हाँ, जैसे जब नौकरी जाने का खतरा होता है तब लोग अचानक से नए कोर्स ढूंढने लगते हैं। बिल्कुल। स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तब जिम और सही खानपान की याद आती है। लेकिन न्यूरोसाइंस भी यही कहता है कि भारी तनाव या पैनिक की स्थिति में इंसान का दिमाग नई और जटिल चीजों को सीखने में बहुत कमजोर हो जाता है। ओ, तो मतलब संकट के समय दिमाग का सर्वाइवल मोड ऑन होता है, लर्निंग मोड नहीं। एग्जैक्टली। जब तूफान आ रहा हो तब सारा ध्यान सिर्फ बचने पर होता है, घर को बेहतर बनाने पर नहीं। इसीलिए चाणक्य कह रहे हैं कि शांति के समय में ही ज्ञान में निवेश कर लेना चाहिए। ये तो बहुत ही लॉजिकल है। और ज्ञान को माँ या कामधेनु के समान कहने के पीछे का तंत्र भी यही है। माँ का स्वभाव क्या है? बिना किसी शर्त के पोषण करना। हाँ, सही बात है। जब जीवन में इंसान के पास कोई भौतिक संसाधन नहीं बचता ना, सारे सहारे छूट जाते हैं, तब उसका अपना अर्जित किया हुआ ज्ञान ही उसे मानसिक और आर्थिक रूप से दोबारा खड़ा कर सकता है। मतलब ज्ञान वो संपत्ति है जिसका कोई भी मार्केट वैल्यू कभी गिर नहीं सकता। बिल्कुल नहीं गिर सकता। इसीलिए जब शरीर में ऊर्जा हो, दिमाग एकाग्र हो, तभी ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अब ज्ञान है, ऊर्जा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि इंसान बस बिना रुके हर समय बस काम ही करता रहे। बिल्कुल नहीं। क्योंकि श्लोक 17 के जो उदाहरण स्रोतों में दिए गए हैं ना, वे सच में ध्यान खींचने वाले हैं। इसमें कहा गया है कि लगातार यात्रा करने से इंसान जल्दी बूढ़ा होता है, हमेशा बंधा हुआ घोड़ा कमजोर हो जाता है, और धूप में छोड़े गए कपड़े जल्दी खराब हो जाते हैं। हाँ, अगर इसे आज के जीवन के नजरिए से देखा जाए तो ये एक गोल्डीलॉक्स जोन खोजने जैसी बात लगती है। गोल्डीलॉक्स जोन, इसे थोड़ा समझाइए। मतलब न तो इंसान को उस बंधे हुए घोड़े की तरह एक ही जगह निष्क्रिय या स्टैग्नेंट पड़े रहना चाहिए, और नहीं हमेशा हसल कल्चर या काम के बोझ तले दबकर खुद को उस धूप में रखे कपड़े की तरह जला लेना चाहिए। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो इस श्लोक में छिपे हुए भौतिक और जैविक नियमों को समझना बहुत जरूरी है। यह सिर्फ कोई दार्शनिक बात नहीं है। तो ये क्या है? ये एनर्जी मैनेजमेंट का सीधा विज्ञान है। उस घोड़े वाले उदाहरण को ही लें। अगर किसी जानवर को हमेशा बांधकर रखा जाएगा तो सिर्फ ये नहीं है कि वो आलसी हो जाएगा, बल्कि उसकी मांसपेशियां सिकुड़ने लगेंगी, जिसे हम मसल एट्रोफी कहते हैं। ओह, मतलब यूज इट और लूज इट वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, जीव विज्ञान का नियम है कि किसी भी प्रणाली को मजबूत बनाए रखने के लिए एक निश्चित मात्रा में सक्रियता या तनाव की जरूरत होती है। लेकिन दूसरी तरफ कपड़े को लगातार धूप में रखने का उदाहरण देखिए। धूप में रखने से कपड़े के रेशे टूटने लगते हैं, रंग उड़ जाता है। सही कहा। सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें कपड़े के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को लगातार तोड़ती हैं। इसी तरह जब कोई व्यक्ति बिना रुके लगातार काम करता है, बहुत ज्यादा यात्राएं करता है, तो उसके शरीर और दिमाग के रेशे भी टूटने लगते हैं, जिसे आजकल हम बर्नआउट कहते हैं। एग्जैक्टली। चाणक्य ये समझा रहे हैं कि ठहराव यानी स्टैग्नेशन और थकावट यानी बर्नआउट दोनों ही विनाशकारी हैं। लंबी रेस के लिए सक्रियता और विश्राम के बीच ना एक स्पष्ट संतुलन होना ही चाहिए। ऊर्जा बचाने और ज्ञान हासिल करने के बाद जो अगला कदम आता है वो शायद सुनने में सबसे मुश्किल है। आप किस कदम की बात कर रहे हैं? वह उस ज्ञान को वास्तविक जीवन में लागू करना और अपने आसपास के माहौल की सफाई करना। श्लोक 15 और 16 में बहुत ही कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। अब ये श्लोक काफी सीधे और स्पष्ट हैं। श्लोक 15 कहता है कि जिस ज्ञान का अभ्यास न किया जाए वो जहर बन जाता है। ठीक वैसे ही जैसे अपच होने पर पेट में रखा स्वादिष्ट खाना भी जहर बन जाता है। बहुत ही सटीक उदाहरण है। और बात यही नहीं रुकती। श्लोक 16 जीवन से कुछ टॉक्सिक चीजों को तुरंत हटाने की बात करता है। इसमें दयाहीन धर्म, अज्ञानी गुरु, झगड़ालू पत्नी और स्नेहहीन रिश्तेदारों का तुरंत त्याग कर देने को कहा गया है। बिल्कुल। अब ये सुनकर मन में एक सवाल उठता है, क्या किसी रिश्तेदार या धर्म को इस तरह अचानक छोड़ देना बहुत कठोर या रूथलेस कदम नहीं है? यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि इस कठोरता के पीछे के मनोविज्ञान को समझना होगा। पहले श्लोक 15 को देखते हैं। ज्ञान का अभ्यास न करना जहर क्यों है? क्यों है? क्योंकि जब किसी व्यक्ति को पता होता है कि सही क्या है, लेकिन वो उस पर अमल नहीं करता, तो उसके भीतर एक मानसिक संघर्ष पैदा होता है, एक कॉग्निटिव डिसोनेंस, जो उसे अंदर ही अंदर परेशान करता है। हाँ, जो उसकी ऊर्जा को अंदर ही अंदर खाता है
हाँ। और जहां तक श्लोक 16 में रिश्तों या संस्थाओं को छोड़ने की बात है ना, चाणक्य मानसिक शांति और जीवन की प्रगति को लेकर बहुत निर्मम है। मतलब कोई समझौता नहीं। बिल्कुल नहीं। खोखले रिश्ते, दिशाहीन गुरु या बिना करुणा वाला धर्म, ये सब इंसान के जीवन में एक लीक हो रही बाल्टी की तरह होते हैं, दीमक की तरह होते हैं। पान भरते रहें, वो इन टॉक्सिक चीजों के जरिए बाहर बहता रहेगा। एकदम सही। अक्सर लोग सामाजिक दबाव, परंपरा या किसी झूठे अपराध बोध के कारण ऐसी परिस्थितियों को बस ढोते रहते हैं। हाँ, लोग सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन चाणक्य का मानना है कि इंसान का समय और ऊर्जा बहुत ही सीमित है। जो चीजें पोषण देने के बजाय ऊर्जा चूस रही हैं, उनका त्याग करना निर्दयता नहीं है, बल्कि ये आत्मरक्षा है। ये तो बहुत ही पावरफुल थॉट है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प पहलू है। चाणक्य केवल चीजों को काटने या छोड़ने की बात नहीं करते। श्लोक 3 का संदर्भ देखिए। श्लोक 3 हाँ, हमें ये बताते हैं कि किसे पकड़कर रखना है और कैसे पोषित करना है। हाँ, क्या कहता है वो श्लोक? उसमें कहा गया है कि जो लोग वास्तव में अच्छे हैं, सज्जन हैं, वे अपने आसपास के लोगों का पोषण पक्षी, मछली और कछुए की तरह करते हैं। अब सच कहूं तो ये थोड़ा अजीब और रहस्यमयी लगता है। मैं समझाता हूं। ये एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक रूपक है। इसमें असल में ये बताया गया है कि सही लोगों पर अपनी ऊर्जा का निवेश कैसे करना है। अच्छा, कैसे? जैसे मछली का उदाहरण। मछली अपनी संतान का पोषण अपनी दृष्टि से करती है। दृष्टि से? हाँ, ये आज के समय में किसी को अपना पूरा ध्यान या अटेंशन और मान्यता देने के समान है। फिर आता है कछुआ। कछुआ क्या करता है? कछुआ अपने अंडों का पोषण ध्यान लगा के करता है। ये किसी के लिए अच्छी भावनाएं रखने और उनके बारे में एकाग्र होकर सोचने को दर्शाता है। अरे वाह! और अंत में पक्षी स्पर्श से पोषण करता है, जो सक्रिय रूप से किसी के जीवन में शामिल होने और उनकी मदद करने का प्रतीक है। ये तो एक बहुत ही सुंदर विरोधाभास है। मतलब एक तरफ चाणक्य खराब चीजों को जड़ से उखाड़ फेंकने में जरा भी नहीं हिचकिचाते, और दूसरी तरफ जो सही है, जो मूल्यवान है, उसे दृष्टि, ध्यान और स्पर्श से सबसे कोमल तरीके से पोषित करने की सलाह देते हैं। बिल्कुल, ये एकदम स्पष्ट करता है कि हमें अपनी भावनाओं का निवेश कहाँ करना है और कहाँ से उसे तुरंत निकाल लेना है। और ये चयन करने की क्षमता ही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? हम सही रास्ते पर हैं या नहीं, ये कैसे पता चले? इसके लिए श्लोक 18 देखना होगा। हाँ, श्लोक 18 में दैनिक जीवन की एक पूरी चेकलिस्ट दी गई है। इंसान को बार बार इन 6 बातों पर विचार करने को कहा गया है कि सही समय क्या है, मेरे मित्र कौन है, ये जगह कैसी है, मेरी आय के साधन क्या हैं, मेरा खर्च कैसा है और मेरी ऊर्जा या शक्ति का असली स्रोत क्या है। ये बहुत ही क्रिटिकल चेकलिस्ट है। अगर मैं इसे आधुनिक कॉर्पोरेट दुनिया की भाषा में कहूँ ना, तो ये किसी कंपनी के क्वार्टरली बिजनेस रिव्यू जैसा लगता है। हाँ, QBR? एग्जैक्टली। लेकिन ये किसी बिजनेस का नहीं, बल्कि हमारी अपनी आत्मा और हमारे निजी जीवन का ऑडिट है। और ये तुलना बहुत ही सटीक है। कॉर्पोरेट दुनिया में ऑडिट इसलिए किया जाता है ताकि ये पता चले कि कंपनी कहीं गलत दिशा में तो नहीं जा रही। व्यक्तिगत जीवन में भी यही सिद्धांत लागू होता है। इस श्लोक में सबसे महत्वपूर्ण शब्द जो श्रोत में इस्तेमाल हुआ है वो है मुहुर्मुहु, जिसका अर्थ है बार बार। ओ, यानी ये ऑडिट कोई एक बार करने वाला काम नहीं है। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि हमें ये बार बार क्यों करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? क्योंकि जीवन कोई स्थिर प्रक्रिया नहीं है। जो वेरिएबल्स है ना, वो हमेशा बदलते रहते हैं। जो जगह या जो मित्र कल तक किसी व्यक्ति के लिए सही थे, वे आज के बदले हुए हालात में भी सही हो, ये जरूरी तो नहीं है। बिल्कुल सही बात है। आय और खर्च का संतुलन भी उम्र और समय के साथ बदलता है। अपनी ताकत को सही से आंकना और क्रिटिकल थिंकिंग के जरिए इस ऑडिट को अपनी दैनिक आदत बना लेना ही इंसान को बड़े संकटों से बचाता है। जो लोग अपने जीवन का ये नियमित ऑडिट नहीं करते, वे अक्सर अपनी सबसे कीमती ऊर्जा गलत लोगों के बीच और गलत समय पर बर्बाद कर देते हैं। ये सच में एक आंखें खोलने वाला विचार है। तो अगर हम इस पूरे गहन अध्ययन के अलग अलग हिस्सों को एक साथ जोड़कर देखें ना, तो ये साफ हो जाता है कि चाणक्य नीति का ये चौथा अध्याय महज कुछ प्राचीन उपदेशों का संग्रह नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये आज के दौर में भी जीवन को सुचारू रूप से चलाने का एक बेहद व्यवहारिक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम का हर एक कोड दूसरे से बहुत ही गहराई से जुड़ा हुआ है। हाँ, इस प्रणाली की शुरुआत इस वास्तविकता को स्वीकार करने से होती है कि हमारे हाथ में कौन से पत्ते आए हैं, ये नियति है।
रैडिकल एक्सेप्टेंस। फिर उसके बाद शांति के समय में कामधेनु रूपी ज्ञान अर्जित करना। फिर अपनी ऊर्जा को ठहराव और थकावट के बीच के एक सुरक्षित गोल्डीलॉक जोन में रखना। इसके आगे उस ज्ञान का सही अभ्यास करना, अपनी सीमाओं को सख्ती से तय करना और जो रिश्ते या संस्थाएं दीमक बन चुके हैं उन्हें निर्ममता से हटा देना। बिल्कुल। लेकिन साथ ही सज्जन लोगों को कछुए, मछली और पक्षी की तरह ध्यान और स्पर्श से सींचना। और सबसे अंत में अपनी जगह, अपने समय, अपनी आय और अपने मित्रों का लगातार ऑडिट करते रहना, ताकि जीवन की नाव सही दिशा में चलती रहे। एग्जैक्टली। ये पूरा सफर हमें सिखाता है कि जीवन बस यूं ही बहने देने के लिए नहीं है, बल्कि हर एक कदम को पूरी जागरूकता के साथ उठाने के लिए है। और यही वो जागरूकता है जो एक साधारण और अस्त-व्यस्त जीवन को पूरी तरह से शांत और एक सफल जीवन में बदल सकती है। इसी विचार के साथ आइए इस चर्चा को एक ऐसे सवाल पर छोड़ते हैं जो शायद सुनने वालों को बहुत देर तक विचार करने पर मजबूर करेगा। वो सवाल क्या है? देखिए, हमने इस पूरे अध्ययन में खुद को बेहतर बनाने, अपने आसपास के माहौल को परखने और जीवन से टॉक्सिक या नकारात्मक लोगों को निर्ममता से काट फेंकने की बात की। हाँ, की। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपनी ऊर्जा बचाने और खुद को सुरक्षित रखने की इस प्रक्रिया में इतना अधिक कठोर हो जाए, तो क्या ये संभव है कि किसी और के जीवन के ऑडिट में वो खुद ही वो टॉक्सिक और निर्मम तत्व बन जाए जिससे पीछे छोड़ने की जरूरत हो? ये तो सोचने वाली बात है ना? आत्मरक्षा और स्वार्थ के बीच की वो बारीक रेखा आखिर कहाँ खिंचती है? यदि आज इसी वक्त जीवन का वो ऑडिट किया जाए, हमारी वर्तमान आदतें, हमारे दोस्त और हमारे खर्चे, तो वो हमारे भविष्य के बारे में कौन सी भविष्यवाणी कर रहा है? इस सवाल पर अकेले में बैठकर गहराई से विचार जरूर होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। आज के गहन अध्ययन में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे।